हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार इस YouTube चैनल टारगेट कोर्स के माध्यम से आप लोगों को, आप सभी विद्यार्थियों को 2024 में परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थी के लिए मैं कुछ क्वेश्चन सुबह गैस किया हूँ। ठीक है, जो सिर्फ चैप्टर 1 से है, मैथ के सिर्फ फर्स्ट चैप्टर जो आपका वह संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या, वो जो आपका चैप्टर है, मैं उसी चैप्टर से क्वेश्चन गैस किया हूँ। ठीक है, और उस चैप्टर से वो जो कुछ क्वेश्चन गैस किया हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अच्छी प्रकार से बने रहें और ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, बारी बारी से वो आपको एक एक क्वेश्चन को लिख करके और फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और एक बात, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वह आपके लिए 2024 में 10th एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें और वह देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दर्शाइए कि कोई, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है ना। आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कह रहा होगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है सो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए हुआ, आराम से आप लोग सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को और इस प्रकार सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आपको वो यहाँ पे लिख लेना है सॉल्व। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आप कर सकते हैं हल, इस प्रकार से हल। ठीक है, हल कीजिएगा और फिर आप बनाना प्रारंभ कीजिए। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से दिखाना है, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 4 मान लेना होगा, b बराबर 4 मान लीजिए, b बराबर 4 मान लीजिए। ठीक है, b के बराबर आपको वही संख्या मानना है जितना वो आपको दिखाने के लिए बोलता है। जैसे बोलता है यहाँ पे, वो कभी कभी बोलता है 3q+1, कभी बोलता है 2q+1, कभी बोलता है 6q+1, है ना। तो जितना q+1, जितना q+3, इस प्रकार से अगर बोलता है तो आपको b का वैल्यू उतना ही मान लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये दिखा देना है, चलिए 1 मिनट हुआ, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है होगा, a बराबर bq+r, यही होता है ना, a बराबर bq+r, जहां यहाँ क्या किए हैं, b को 4 मान चुके हैं और इस प्रकार से दिखाना होगा आपको, जो 0 होता है, 0, ठीक है, वो हमेशा से होगा 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है r का वैल्यू। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर होगा r का वैल्यू और r से भी बड़ा होगा किसका वैल्यू हुआ, 4। ठीक है, आपका वह शर्त यही होता है बस।
अब यदि आप इतना काम कर पाते हैं, इसके बाद जो आपका काम होता है वो बिल्कुल ईजी हो जाता है। वो इस प्रकार ईजी होता है, आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r का मान। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर होगा r का मान और r से बड़ा होगा 4 का मान। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो r है उसका संभावित मान हो सकता है 0, है ना, क्योंकि वो हम बोला तो 0 के बराबर भी हो सकता है r। ठीक है ना, तो वह r का जो संभावित मान होगा उसको कितना होगा, 0, 1, 2 या 3, इतना हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे वो दिखा दीजिए, इसलिए r का संभावित मान, r का संभावित मान कितना होगा, संभावित मान 0, 1, 2 या 3 होगा। ठीक है, 0, 1, 2 या 3 होगा। अब आप यहाँ पे लिखिए होगा, जब r बराबर आप दिखाते हैं 0, ठीक है, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर कितना होगा, इससे a बराबर बी क्यू प्लस आर जो आपका हुआ मेथड है, जो आपका हुआ ये शर्त है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, इस प्रकार से हुआ। तो r बराबर जब आप 0 मान रहे हैं तो a का वैल्यू कितना होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप b को क्या माने थे, 4, है ना, देखिए आप b को आप क्या माने थे, हुआ 4, तो बी क्यू प्लस आर मतलब a बराबर 4 क्यू प्लस 0, है ना, 4 क्यू प्लस 0, क्योंकि वह r के स्थान क्या यहाँ पे होगा 0। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं, या a बराबर सिर्फ 4q, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ते हैं सिर्फ उतना ही होता है प्राप्त, है ना, इसलिए वह a बराबर सिर्फ 4q। आगे देखते हैं, जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना होगा, हुआ 4q और प्लस 1, है ना। जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर कितना पे हो जाएगा, 4q और प्लस 2। r बराबर 3 हो तो कितना होगा, a बराबर 4q प्लस 3, है ना। अब मेरे पास वह r के लिए संभावित मान बस इतना ही था, 0, 1, 2 और 3। तो वह 0 के हम कर दिए यहाँ पे 4q, फिर 4q प्लस 1, फिर 4q प्लस 2, फिर 4q प्लस 3। हम r के लिए संभावित मान जितना था उतना हम पुष्टि कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप देखिए ना, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 होता है या 2 होता है, 4 होता है, 6 या 8 होता है, वो संख्या सम कहलाता है ना। तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कितना था, 0 था लास्ट में, और यहाँ कितना है, 2 है लास्ट में। मतलब किसी संख्या अगर जोड़ते हैं वो 2 तो कितना होगा, वो उसके लास्ट में 2 चला जाएगा, है ना। यहाँ आपके पास दिख रहा है ना, यहाँ 0 है और क्या चीज़ है, 2 है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं होगा कि यहाँ 4q और 4q प्लस 2 एक सम संख्या है। 4q और 4q प्लस 2 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। जबकि a क्या है, a देखिए, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, हम क्या मानते थे, वो a को a मान चुके थे विषम है, जबकि a विषम संख्या है। जो कि संभव नहीं हो सकता है, यही होगा ना, जो कि संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे होगा, बाकी तो आपके पास संख्या बचा हुआ है कौन कौन सा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि मेरे पास 4q और 4q प्लस 2 है ना, 4q 4q प्लस 2 सम संख्या हो गया, और a है जो कि वह विषम संख्या है। ठीक है, तो e संभव नहीं है, क्योंकि सम कभी भी विषम के बराबर नहीं हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं, ये चीज़ है मेरे पास दिया हुआ है, क्या चीज़, 4q प्लस 1 भी आया था और 4q प्लस 3 भी आया था। तो वह किसी भी संख्या का लास्ट में यदि 1 रहता है और 3 रहता है वो तो विषम ही कहलाता है ना। तो ये संख्या जो आपके पास लिखा हुआ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये आपका विषम है, और आपका यहाँ पे a भी जो है सो विषम ही हो रहा है, क्योंकि भाई ये 1 बराबर आ रहा है ना। यहाँ से दिखा दीजिए, तथा 4q प्लस 1 और
4q+3 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है जो कि ए के लिए संभव है, ए के लिए संभव है। अब यहाँ पे हम ए के लिए संभव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे मान भी दे चुके थे ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक मतलब विषम पूर्णांक है, और यहाँ मेरे पास ये भी पुष्टि हो रहा है कि 4q+1 और 4q+3 यही विषम पूर्णांक है और दोनों बराबर बराबर हो रहा है ना। यहाँ पे भी ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं तथा 4q+1 और 4q+3 एक विषम संख्या है जो ए के लिए संभव है। ठीक, यहाँ पे आपका हो गया प्रमाणित। हो गया हुआ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से, है ना। देखिए हुआ, अब मैं नेक्स्ट वीडियो ले रहा हूँ और मैं अब इसे मिटा रहा हूँ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ, ओके। चलिए हुआ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। सो ठीक है, देखिए हुआ, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 5040 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर उनके लिए गुणनखंड वृक्ष तैयार करें। ठीक है, 5040 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर उनके लिए गुणनखंड वृक्ष तैयार करें। तो देखिए वह समझिए आप इस चीज को, 5040 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले आपको वो लिखना है। तो किस प्रकार लिखाएगा, इस प्रकार से 5040 को वो आप ऐसे लिख लीजिए और इसका आप गुणनखंडन कीजिए तो 2 से कटता है, हमें लग जाता है ना। इसके लिए इतना जाएगा, फिर देखते हैं 2 से लगा के लगता है, फिर लगाते हैं 2 से कितना आएगा, चलिए होगा। अब यहाँ पे लगाया जाएगा 3 से। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ 2 से कब तक लगाया और कब मैं 3 से लगाने का मतलब काम करूँगा। सो 2 से वो तब तक लगाया जाता है जब किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है। ठीक है, तो वह देखिए आपके पास जब तक 0 लास्ट मतलब लास्ट की संख्या में लास्ट के अंक में 0, 0, 0, 0 था तब तक वो हम लोग 2 से लगाते गए। अब आगे लास्ट में वो 5 आ गया है तो वो किसी भी संख्या के लास्ट में 5 रहने पर 2 से नहीं लगता है। ठीक है, इस प्रकार से हम 2 से नहीं लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे चेक करके कि 3 से लगता भी है या फिर नहीं। अगर 3 से लगता होगा तो हम 3 से भी लगाएंगे, और 3 से हम इस प्रकार चेक कर सकते हैं कि इन संख्याओं का योगफल यदि 3 से कटेगा तो ये संख्या भी पूरे 3 से विभक्त हो जाएगा। तो इन संख्याओं का योगफल मीन्स इन संख्याओं के अंकों का योगफल है ना, इन संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभक्त होता होगा तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभक्त हो जाएगा। अब देखिए आप 5, 1, 6 और 3 9 कटता है 3 से, 3 3 9, हाँ करता तो है, मतलब वह इस संख्या भी पूरे 3 से कट जाएगा। तो आप काट लीजिए, कट गया। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं 3 से लगता है कि नहीं। 5 0 5 ही रहेगा, 5 और 1 6 कटता है 3 से, हाँ करता तो ये भी कटेगा हुआ। चलिए, तो वो आपका गुणनखंड तो रेडी हो चुका है, अब अभाज्य गुणनखंड वो आपका बन गया है। अब आपका बनना है क्या चीज़ है, गुणनखंड वृक्ष। तो गुणनखंड वृक्ष किस प्रकार बनेगा हुआ, ऐसे देखिए आप लोग एकदम आराम से काम कीजिएगा। ठीक है ना, आराम से मैं वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए, अच्छी प्रकार से हुआ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस हम यहाँ पे क्या किए थे, वो पहले लगाए थे 2 से, तो 2 से लगाए थे और कितना बार में लगा था 2520 आई मीन 2520 बार हुआ लगा था। तो आप 2520 को यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से 2520। आप आगे देखिए फिर से आप कितने बार लगाए थे, 2 बार। तो आप यहाँ पे ऐसे घेरिएगा और 2 बार लगाए थे, है ना। कितना बार लगा था 1260, तो 1260। ठीक है, फिर से आप यहाँ से ऐसे घिरिए, देखिए 1260 को आप किससे लगाए थे, 2 से, तो 2 से लगाए थे और कितना में कट गया था 630, तो 630। फिर से आप देखिए होगा 630 को आप कितना में लगाए थे, 2 से, फिर से आप 2 से लगा ही दीजिए और ये कटा था कितने बार में, तो 315, तो 315। आगे देखिए होगा फिर लगाएंगे हम 3 से लगाए थे तो 3 से लगा देंगे और फिर कितना में कटा था 105, तो 105। और फिर से वो देखते हैं हम यहीं पे देखते आएंगे, फिर लगाए थे हम 3 से, ये कटा था कितने बार में 35,
तो 35 किया जाएगा और फिर 5 से और फिर 7 से एक बार में कट गया था, है ना। ये वो आपका क्या हो गया, गुणनखंड वृक्ष तैयार। ओके, ये आपका वो क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, है ना। चलिए हुआ, मैं नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ। सॉरी बार मतलब मुझसे निकल जा रहा है वीडियो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूँ, समझ आ रहा है ना। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि किन्हीं विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर इतना, इससे क्वेश्चन अभी 2 दिया गया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, तो आप क्वेश्चन वहाँ पे कमेंट में कीजिएगा हुआ, मैं यहाँ पे समझ जाऊंगा कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं फिर से प्रयास करूंगा उस पर वीडियो बनाने का, ठीक। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके और फिर अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुआ। और आपको हाँ एक बात और आवश्यक है, ये क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर 1 का है, मैथ के सिर्फ चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है, और चैप्टर 2 के क्वेश्चन के लिए वो आपको आगे वीडियो में इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पे बने रहिएगा। देखिए फिलहाल मिटा हुआ। चलिए हुआ, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये आता है, अभी जस्ट आपको बताया गया था ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सिखाया गया था ना, सेम उसी पैटर्न पे अभी आपका क्वेश्चन आता है। आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 72, 96 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM तथा HCF निकालें, ठीक है। हालांकि मैं इसके लिए वो स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है ना। आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप वो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा और बखूबी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए चला, 72, 96 और 120 सभी के लिए वो आपको अलग अलग करना है। क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड। कीजिए फटाक से, 2 से लगाएंगे कटेगा 36 बार में, फिर वह 2 से लगाएंगे कटेगा 18 बार में, फिर लगाते हैं 2 से, ये करता है 9 बार में, फिर लगाते हैं 3 से तो 3 और फिर 3 से तो 1, ठीक। इसमें देखिए हुआ हम कर रहे वापस 96 के लिए, 2 से लगाते हैं तो 48 बार में कट जाता है, फिर लगाते हैं 2 से तो 24, फिर लगाते हैं 2 से तो 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से तो 1। आगे देखते हुआ 120 के लिए, ठीक है। 2 से लगाए 60, फिर लगाए हुआ 2 से तो 30, फिर लगाए हम 2 से तो कितना आएगा 15, और फिर लगाएंगे हम 3 से तो 5, फिर 5 से तो 1। आपका वो अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, आप देख ही रहे थे, है ना। आपको यहाँ पे निकालना क्या चाहिए था, LCM और HCF। तो चलिए हुआ, LCM किस प्रकार से निकाला जाता है, सो मैं आपको बताता हूँ। LCM कितना कितना का था, 72 का था, 96 का था और 120 का, है ना। यही करना था ना हुआ। LCM के लिए क्या करते हैं, एकदम आराम से समझिए, ठीक है। इसमें देखिएगा 2 कितने बार आया है, 1 2 3, 2 इसमें कितने बार आया है, 3 बार। इसमें कितने बार आया होगा, 1 2 3 4 5 बार आया है वो इसमें 2, ठीक है। अब हम इसमें ट्राई करते हैं कितने बार आता है, सो 1 2 3, सिर्फ 3 बार ही आया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, 2, 1 2 3 4 5 बार आया है 2, तो वो जिसमें 2 सबसे ज़्यादा बार आया होगा हम उसी 2 को लिख लेंगे यहाँ पे गुना के रूप में। तो लिखिए, लिखा गया 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें से कौन संख्या है, 3 कितने बार इसमें आया होगा, 2 बार आया है। इसमें कितने बार आया है, 1 बार, और इसमें 1 ही बार। तो सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, 3 इसमें आया है। तो हम इन्हीं 2 संख्याओं को, मतलब इन्हीं दोनों संख्या 3 को गुना रूप में यहाँ पे लिखेंगे हुआ। तो 3 गुने 3। आगे देखते हैं, फिर इसमें 2 2 2 के अलावा 3 था, 3 तो हो ही गया, 2 के अलावा 3 था तो हो ही गया, 2 2 2 3, फिर 5 का एक बार आया हुआ है तो हम 5 को भी एक बार लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे गुना कर लीजिए, 5 या 15, 15 या 45, 90, 180, 180 दूनी 360, 720, 740, 1440। समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए वो आप लोग, HCF कितना कितना का था, 72, 96 एंड 120। तो 72, 96 एंड 120, ठीक है ना। HCF के लिए हुआ, HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसा संख्या को लेंगे हम गुना के रूप में लिखेंगे जो सब में मिलेगा, तीनों में जो मिलेगा हम उसी संख्या को लेंगे, ठीक है। तो वह इसमें देखिए ना, 1 2 3 गो है,
3 को 2 जो है सो वह इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। 1 2 3 को 2, 1 2 3 को 2, 1 2 3 को 2, है ना। तो 1 2 3 को 2 को तो हम लिख लिए। अगला देखिए हुआ चौथा 2 इसमें नहीं है, इसमें चौथा 2 है बट सब में मिलना चाहिए था ना, नहीं मिल रहा है वो, इसलिए हम चौथे 2 को नहीं लिखेंगे। आगे देखते हैं, इसमें 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 3 है एक बार, इसमें भी 3 है एक बार, तो हम 3 को लिखेंगे। दूसरा 3 तो इसमें है बट इसमें है क्या कहीं पे 3 और, इसके अलावा ये तो एक मतलब यहाँ पे लिखा चुका है ना। अब इसके अलावा और कहीं है क्या 3, देखिए नहीं है ना, इसमें है क्या, नहीं है ना, सिर्फ एक बार है तो हम लिख चुके हैं। आगे देखते हैं, वह 5 इसमें है, इसमें है ना, इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे 5 को। ठीक, आप यहीं पे गुना कर लीजिए बस। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24। ये रहा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, मिटा दे, मिटा देना, ओके। चलिए वो ठीक है, हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपका कहता है, 1440 में 2 का अधिकतम घात होगा। ठीक है, 1440 में 2 का अधिकतम घात होगा, तो वह अधिकतम घात कितना होगा। अधिकतम घात देखते हैं किस प्रकार से वह निकाला जाता है। सो इसके लिए भी आपको अभाज्य गुणनखंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 1440 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, आपके प्रश्न में मतलब आपके एग्जाम में ये 1 या फिर 2 नंबर का जरूर पूछता है, इसलिए आप इस सब चीज़ को छोड़िएगा मत। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बारीकी से एकदम आराम से देखिए। ठीक है, हाँ, और एक बात कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। 2 से लगाते हुआ कितना में कटेगा, 720। फिर लगाते हैं हम 2 से तो कितना में कटेगा, 360। फिर लगा दे 2 से तो कितना बार में, 180। फिर लगा दे 2 से तो 90, और फिर लगा दे 2 से तो 45। फिर लगा दे 3 से तो 15, फिर 3 से तो 5, फिर 5 से तो 1। ठीक, तो आप देखिए ना, आप किस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं, इसको वह किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, आपके पास लिखा जो 5 है वो इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 बार, है ना। फिर वह 3 आपके पास 2 बार लिखा होगा, तो 3 आपके पास 2 बार हो गया, और फिर आपके पास जो 5 है सो 5 एक बार है। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, क्या 2 अगर 5 बार गुना किया जा रहा है, 5 से नहीं, 2 अगर 5 बार गुना किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 इस प्रकार से 2 का पावर 5 गुना 3 को यदि 2 बार गुना किया जा रहा है तो 3 का पावर 2, और 5 को सिर्फ 1 बार गुना कर रहे हैं तो 5 का पावर 1। ठीक है, अब देखिए 2 पे कितना घात है, जो पावर अभी हम बोल रहे थे ना पावर, तो वह पावर का ही हिंदी होता है घात। ठीक है, तो इस पे 2 पे कितना घात है, 5 घात। आपसे क्वेश्चन में तो यही कह रहा था ना कि 1440 में 2 का अधिकतम घात होगा, मतलब 2 पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा घात हो सकता है, तो अधिक से अधिक सिर्फ 5 घात हो सकता है। इसका मतलब वह ये है कि 2 का अधिकतम घात, अधिकतम घात 5 होगा। इसका वो आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव में यदि आपसे पूछता है, मतलब 1 नंबरिया क्वेश्चन में यदि आपसे पूछता है होगा कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो आप कहीं पे रफ में कर लीजिएगा, है ना। अब ये जरूरी नहीं हुआ कि आपके पास 1440 ही पूछेगा। ठीक है ना, इस पैटर्न पे अंक चेंज कर सकता है, अंक कुछ कुछ चेंज कर सकता है होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से मतलब समझ लीजिएगा। आपको बस यहाँ पे ये समझना है, यदि आपसे पूछता है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो आप आंसर में यहाँ पे ऐसा मत दिखाइएगा। ठीक है, आपके पास जो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऑप्शन में ये चीज़ जरूर देगा, और आपको इस पर ही टिक मारना है, ना कि आप 2 पे टिक मार दीजिएगा, वरना वो आपका गलत चला जाएगा। ठीक, तो आप मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए होगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रत्येक वर्ष आता है, इस वर्ष भी आएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक साल आता है होगा।
है ना, सिद्ध करें कि, ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए प्रत्येक वर्ष आता है, इस वर्ष भी आएगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा, है ना। बस आपको सिर्फ करना क्या हुआ, यहाँ पे आराम से देख लेना है, अपने कॉपी पे 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए हुआ तो आपको यहाँ पे ये कर लेना है। आपसे कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, है ना। तो आपको मानना, आप ये ऐसा कीजिएगा, सॉल्व, और फिर आप यहाँ पे लिखिएगा माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यदि परिमेय संख्या आप मान चुके हैं, 3 + 2√5 को आप यदि आप मान चुके हैं परिमेय संख्या, तो आप क्या कीजिएगा, परिमेय की परिभाषा से, परिमेय का परिभाषा क्या कहता है हुआ, परिमेय की परिभाषा से, परिमेय का परिभाषा क्या कहता है कि किसी भी संख्या को यदि p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप इसको मान चुके हैं 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय की परिभाषा आपका ये कहता है, परिमेय का परिभाषा कि इसके बराबर p/q होना चाहिए, मतलब कि वह इसको हम बटा के रूप में दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये चीज कि 3 + 2√5 बराबर p/q, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसी को दिखाइए लिख करके कि जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि p और q पूर्णांक है और q जो है सो 0 के बराबर नहीं है, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसको वो कहेंगे हम परिमेय, है ना। नीचे जो आपका हर है, हर जो आपका वो नीचे लिखा वो कभी 0 के बराबर नहीं रहेगा, तो इसको हम परिमेय कह सकते हैं, ठीक है। आपका वो परिभाषा यही कहता है। तो आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा बस हल्का सा यहाँ पे वह गणित का काम करने की जरूरत है। इस प्रकार से 3 + 2√5 बराबर p/q, आप यही माने हैं ना। आप देखिए यहाँ पे आपके पास वो क्या है, 3 जो है सो प्लस के रूप में है, 3 को आप इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर p/q और -3, इधर प्लस में था ना, इधर जाएगा तो -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ देखिए हुआ 2√5 बराबर, यहाँ पे हुआ एलसीएम कितना आएगा, q 1 जा q, तो p 1 जा p -1 q, मतलब 1 को जब भागा देंगे हम q से तो q बाद में कटेगा, अब q × 1 3, कितना जाएगा 3q। आपको भाई यहाँ भी लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखना है। सो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, जो 2√5 लिखा हुआ है, ये 2√5 कैसे आता है, वो जब 2 × √5 तब 2√5, इसका मतलब कि 2 जो है सो गुणा के रूप में है, हम जब भेजते हैं तो भाग के रूप में जाएगा। यहाँ बचेगा क्या चीज़, सिर्फ √5 बराबर क्या चीज़, p - 3q और बटा 2q। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जाएगा ये वाला भाग के रूप में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो बटा के रूप में आ जाएगा, तो बटा में यहाँ पे गुना हो जाएगा, गुना मतलब 2 × q तो 2q, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखना है, आराम से देखिएगा, यहाँ p और q, यहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, इसलिए p - 3q और 2q भी पूर्णांक होगा, इसलिए p - 3q और क्या चीज़ 2q भी पूर्णांक होगा, है ना। पूर्णांक में क्या चीज़, परिमेय, अब आप यहाँ पे दिखा दीजिए, परिमेय होगा। जबकि जो √5 लिखा हुआ वो क्या है, रूट के रूप में कोई भी संख्या यदि उसका वह मान नहीं निकल पाता है पूर्ण संख्या के रूप में, तो क्या कहला जाता है, अपरिमेय। तो यहाँ पे आपके पास आप यहाँ मतलब लिखा दीजिए, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है ना।
चलिए, वो आपको लैंग्वेज ही काम आएगा, ठीक है, इसलिए मतलब भाषा तो वह यहाँ का आपको भाषा ही काम आएगा। आप भाषा को एकदम आराम से देखिए, आराम से समझिएगा, क्योंकि कुछ लोग मतलब क्या करते हैं, वहाँ के भाषा को ही भूल जाते हैं और बस इतना ही करके देते हैं छोड़, इस प्रकार से उनका नंबर कट जाता है। तो आप लैंग्वेज को एकदम आराम से देखेंगे। हो गया ना। यहाँ पर हम क्या दिखा दिए हैं, यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q और 2Q भी पूर्णांक होगा, जबकि √5 क्या होगा, अपरिमेय है, ठीक है। तो वो आप देखिए ना कि ये P - 3Q बटे 2Q बराबर है किसके, √5 के। और अभी हम यहाँ पे दिखा चुके हैं ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है नहीं। यहाँ पर इसी को लिखिए, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब संभव क्या चीज़ नहीं है वो दिखलाना है आपको, ठीक है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय, ये संभव नहीं है होगा, ठीक है। तब लिखिए परिमेय बराबर अपरिमेय, ये चीज़ संभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए या फिर यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो रहा है, अब जो भी कुछ लिखिए, इसलिए यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि क्या चीज हुआ, हम मान चुके थे यहाँ पे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी मान्यता थी, ये हमारी मान्यता हुआ गलत हो चुकी है, ठीक है ना। तो अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रमाणित। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ का जो लैंग्वेज है, यहाँ का वो थोड़ा सा जो लैंग्वेज लिखा हुआ यहाँ पे है ना, थोड़ा सा इसको वो मतलब कि कुछ लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फटाक से वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अपने कॉपी में छाप लेना है, ठीक है। तो आप फटाक से अपना जरा वीडियो को रोक करके और स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से। चलिए हुआ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, अब मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ओके, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि आप लोग मतलब कि कोर्स किए होंगे, ठीक है, जिस प्रकार से भी आप अपनी टीचर के माध्यम से या फिर कहीं और से भी है ना, आपको कहीं से यदि पढ़ाई किए होंगे तो आपको ये तो जरूर मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ठीक है। आपका बस यही एक क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का। मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। आराम से आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसके प्रयोग से 135 और 255 का HCF निकालें, ठीक है। क्या निकालना है, HCF। तो पहले आप समझ लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या चीज़, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज़ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच HCF निकालने का काम करते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम किन्हीं दो से अधिक संख्याओं का, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF निकालते हैं। और किस प्रकार से आप इसको मतलब कह सकते हैं, ये जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये A = BQ + R जैसे शर्त को फॉलो करता है। मतलब वह A = BQ + R है ना, A = BQ + R, इस शर्त का हुआ ये संपूर्ण, मतलब कि इस शर्त को ये फॉलो करता है। और फिर
आप ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ जो आपके पास ये होगा क्या चीज़, इस प्रकार से R, और R से हुआ बड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा B, ऐसा होता है। ठीक, ये आपके पास शर्त फॉलो करता है हुआ। तो मैं पहले इसी को लिख देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, और फिर वह तब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके प्रयोग से किस प्रकार से HCF निकालते हैं। सो ठीक है, डाटा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन्हीं दो संख्याओं के बीच चलिए वो ठीक है, आप लोग देख लिया आराम से। आपके पास जो लिखा हुआ ये चीज़ है, क्या चीज़, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन्हीं दो संख्याओं के बीच HCF प्राप्त करने के लिए यूक्लिड लेम्मा को क्रमित रूप से कई बार लागू करने का एक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है हुआ कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि दो संख्याओं के बीच HCF निकालने का काम किया जाता है। ठीक है ना, इसको वो हम कई बार प्रयोग करते हैं, इस विधि को हम कई बार प्रयोग करते हैं और फिर किन्हीं दो संख्याओं के बीच HCF को ज्ञात करते हैं। बस यही सबके पास लिखा हुआ यहाँ पे है कि वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन्हीं दो संख्याओं के बीच HCF प्राप्त करने के लिए यूक्लिड लेम्मा को क्रमित रूप से कई बार लागू करने का एक प्रक्रिया है। यहाँ होता क्या हुआ कि यह दिए हुए शर्त a बराबर BQ प्लस R को संतुष्ट करता है। ठीक है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ये चीज, क्वेश्चन हुआ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, वही बस सेम चीज है हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, बस वही सेम चीज़ है। बस यहाँ पे सिर्फ एक नाम बता दिया है, एडवांस थोड़ा लगता है यहाँ पे, मतलब कि एडवांस के जैसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा। और ये होता है कि जो जीरो होता है, जीरो, ठीक है, वो जीरो से बड़ा होता है वह R का मान, या फिर जीरो के बराबर होता है R का मान। तो जीरो के बराबर होगा R, या फिर जीरो से बड़ा होगा R, और R से जो हुआ है सो बड़ा होता है B, R से बड़ा होता है B। इसका मतलब ये चीज़ कि B से हर हाल में R भी छोटा होगा, जीरो भी छोटा होगा। ठीक, अब आगे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके प्रयोग से 135 और 255 का HCF निकालें। तो वह 135 और 255 का HCF निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार बनाते हैं, देखिएगा। फिर आप लोग लिख लीजिए और फिर देखिए हुआ ये 135 और 255 में कौन संख्या बड़ा है, 255। तो लिखते हुआ 255 बराबर 135 को इस प्रकार से आपको दिखाना है, इस रूप में वो आपको दिखाना है। ठीक है ना, तो आप देखिए किस प्रकार से होगा, A बराबर B और Q मतलब गुना। अब 135 में हम कितना गुणा करें ताकि 255 आ जाएगा, 135 में कितना गुणा करें ताकि 255 आ जाए। तो वह जैसे ही हम 135 में गुणा करते हैं 2 से तो कितना आता है 270, जो कि वह इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमको उतना गुणा नहीं करना है। तो हम 1 से सिर्फ गुणा करेंगे, 135 गुना 1 कितना आएगा 135। अब हम 135 में कितना जोड़ दें ताकि 255 हो जाएगा हुआ, देखते हैं। 5 - 5 0, फिर 5 - 3 कितना 2, फिर 2 - 1 तो 1, 120 जोड़ेंगे तो। ठीक है, आगे देखिए वो आप इनको लाना वापस आपको आगे, तो 135 को लाइएगा आगे और आप इसको लाइए यहाँ पे 120, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए 120 को आप कितना गुणा कीजिएगा ताकि 135 आएगा। तो वह 120 को जैसे गुणा करते हैं बस 2 से, तो मेरे पास कितना आता है 240, जो कि नहीं हो पाएगा हुआ। तो 120 गुणा करेंगे 1 से ही। ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से है ना, ऐसे 120 को आप भागा दीजिए 135, इस प्रकार से वह कीजिएगा आप। और 120 एकम, ठीक है ना, मतलब गुना कर रहे हैं 1 से, जोड़ना पड़ेगा 15, तो गुना करने के बाद 1 से और फिर जोड़ना पड़ेगा हमको 15। आगे पैटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 120 यहाँ पे लाना है आगे और 15 को आपको यहाँ लाना है। 15 से आप भागा दीजिए, ठीक है, इसमें भागा दीजिए आप। 15 ×
20 से हो गया ना, कट जाता है हुआ 15 8 20 से कट जाता है यहाँ पे, तो 15 × 8 और प्लस 0। इसका मतलब हुआ आपके पास जो HCF आएगा, HCF कितना कितना का 135 और 255 का जो HCF आने वाला है तो कितना आएगा हुआ 15। ये वाला आंसर होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा वो आप लोग को। तो इस चैप्टर से आप लोग के लिए हुआ 6 क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट समझ करके गैस किया गया था। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया है तो वो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अपना क्वेश्चन नंबर कमेंट में मतलब दिखा दीजिए कि भैया हमें मतलब सर हमें इस क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन नहीं चला पता, तो आपको वापस उस पर वीडियो बना कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।